हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। ट्रांसफार्मर लेक्चर सीरीज में आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। कुछ दिन पहले हम लोग डिस्कस किए थे आइडियल ट्रांसफार्मर। वहाँ पे आप लोगों को हम बताए थे, वहाँ पे कुछ पहले एजम्पशन लिए थे, कुछ हम लोग एज्यूम करके चले थे, यानी मान लिए थे। अब उस एक एक चीज़ को धीरे धीरे कर करके हटाएंगे और प्रैक्टिकल की ओर बढ़ेंगे। तो वहाँ हम लोग सबसे पहले क्या माने थे कि जो बाइंडिंग यूज कर रहे हैं ट्रांसफार्मर में उसका रेजिस्टेंस नहीं है, यानी उसका रेजिस्टेंस जीरो है। रेजिस्टेंस जीरो होने के कारण उसमें कोई लॉस भी नहीं होगा। साथ ही साथ हम लोग माने थे कि वहाँ पर कोई लीकेज, फ्लक्स लीकेज नहीं हो रहा था, यानी जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था वो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को कट कर रहा था। साथ ही साथ हम लोग देखे थे कि कोई लॉस नहीं होता है, आयरन लॉस भी नहीं होता है, कॉपर लॉस भी नहीं होता है, यानी उसका एफिशिएंसी 100% हो जाता है। और ये भी देखे थे कि आइडियल ट्रांसफार्मर का परमिटिविटी इनफाइनाइट होता है। तो हम लोग देखेंगे प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर। तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में बाइंडिंग का कुछ रेजिस्टेंस होता है। जैसे जो बाइंडिंग, जिससे हम लोग बाइंडिंग करते हैं वायर, जैसे ये कोर है तो कोर पे जो हम लोग वायर लपेटते हैं, यानी जिससे बाइंडिंग करते हैं उसका रेजिस्टेंस होता है। तो हम लोग देखते हैं कि उस रेजिस्टेंस के कारण क्या क्या हो रहा है, मतलब ट्रांसफार्मर में उस रेजिस्टेंस के कारण क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडियल ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। देखिए आइडियल ट्रांसफार्मर का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर को। आइडियल ट्रांसफार्मर को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। N1 नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी बाइंडिंग, N2 नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी बाइंडिंग, और बीच में हम लोग इससे कोर को दिखाते हैं। ये क्या दिखा रहा है? ये प्राइमरी बाइंडिंग को दिखा रहा है, ये सेकेंडरी बाइंडिंग को दिखा रहा है। और N1 क्या दिखा रहा है? N1 दिखा रहा है नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी बाइंडिंग, और N2 दिखा रहा है नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी बाइंडिंग। और दोनों बाइंडिंग के बीच में जो पैरेलल लाइन आप देख रहे हैं, पैरेलल में बनाया हुआ है, ये क्या दिखा रहा है? कोर दिखा रहा है। ये दिखा रहा है कि दोनों बाइंडिंग के बीच में क्या रहता है? कोर रहता है। तो ये हम लोग आइडियल ट्रांसफार्मर को दिखा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग मान रहे हैं कि बाइंडिंग में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। क्या मान रहे हैं? बाइंडिंग में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। देखिए ये ट्रांसफार्मर है, और देखिए रेजिस्टेंस रहने से क्या क्या होता है। रेजिस्टेंस को एज्यूम कर रहे हैं, या रेजिस्टेंस को जो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में देखिए क्या क्या चेंजेस आएंगे आइडियल ट्रांसफार्मर और प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर में। तो देखिए हर चीज़ हम बताएंगे तो आइडियल से रिलेट करके बताएंगे प्रैक्टिकल को। तो आइडियल में हम लोग देखे थे इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो जब इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा तो जो V1 होगा और जो E1 होगा दोनों बराबर होगा, क्योंकि बीच में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, बाइंडिंग में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा, तो ड्रॉप नहीं हो रहा है तो V1 और E1 बराबर है। क्या बोल रहे हैं कि हम लोग आइडियल में माने थे कि बाइंडिंग का कोई रेजिस्टेंस नहीं है, बाइंडिंग का कोई रेजिस्टेंस कंसीडर नहीं कर रहे हैं, तो उस केस में बाइंडिंग में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। क्या नहीं होगा? वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो उस केस में क्या होगा? V1 = E1 होगा, यानी मैग्नीट्यूड में V1 = E1 होगा। क्या बोल रहे हैं कि जब इसका हम लोग रेजिस्टेंस नहीं कंसीडर कर रहे हैं, यानी ड्रॉप नहीं होगा, तो V1 = E1 होगा। साथ ही साथ यहाँ पर E2 होगा, और लोड के क्रॉस जो वोल्टेज होगा उसको V2 मान रहे हैं, तो यहाँ पे भी कुछ ड्रॉप नहीं हो रहा, तो V2 = E2 हो जाएगा। लेकिन अब देखिए हम लोग मान रहे हैं कि इसका कुछ रेजिस्टेंस है, मान नहीं रहे, एक्चुअल में होता ही, तो इसका कुछ रेजिस्टेंस है। तो अब क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा तो इसके कारण बाइंडिंग में कुछ ड्रॉप होगा, रेजिस्टेंस होगा, और इससे करंट फ्लो होगा I1, और इससे करंट फ्लो होगा I2, तो IR ड्रॉप होगा ना। तो यहाँ पर IR1 अगर मान लेंगे कि इस बाइंडिंग का रेजिस्टेंस R1 है, तो इसमें ड्रॉप I1 R1 होगा, और इसमें अगर मान लेंगे बाइंडिंग का रेजिस्टेंस R2 है, तो इसमें ड्रॉप I2 R2 होगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, यानी प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर को अगर हम दिखाना चाहें तो किस तरह से दिखाएंगे। तो देखिए बाइंडिंग के हर एक यूनिट लेंथ में, यानी हर एक जगह, जैसे मान लेते हैं इसी को लपेट रहे हैं, जैसे मान लीजिए ये कोर है और इसको इस तरह से लपेट रहे हैं, तो हर एक यूनिट लेंथ पे रेजिस्टेंस होगा। तो हर एक यूनिट लेंथ पे दिखाएंगे नहीं, पूरा रेजिस्टेंस को हम लोग एक जगह पर दिखा देते हैं। अरे सिर्फ हम लोग
रेजिस्टेंस को दिखा रहे हैं। तो ये R1 दिखा दिया, यानी प्राइमरी बाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग यहाँ पे दिखा दिए R1 से। अब सेकेंडरी बाइंडिंग का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो इसको हम लोग दिखा दे रहे हैं R2 से। क्या दिखा दे रहे हैं? R2 से। ये जो R1 है, ऐसा मत समझिएगा कि बाइंडिंग के बाहर दिखा रहे हैं तो इधर कुछ रेजिस्टेंस लगा रहता है। कि बाइंडिंग का जो बाइंडिंग है इसका हर एक यूनिट पर रेजिस्टेंस है, लेकिन हर एक जगह पर दिखाना संभव नहीं है, तो उसको हम लोग बाहर दिखा दे रहे हैं। यानी पूरा बाइंडिंग का जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग बाहर दिखा दे रहे हैं R1, और इसका जो रेजिस्टेंस है यानी सेकेंडरी साइड का जो बाइंडिंग है, यानी सेकेंडरी बाइंडिंग है उसका जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग R2 से दिखा दे रहे हैं। तो आप देखिए, तो यहाँ पर हम KVL लगाएंगे। देखिए ये आइडियल ट्रांसफार्मर था, अगर प्रैक्टिकल में देखेंगे तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस होगा। देखिए तो यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस होगा, बाइंडिंग रेजिस्टेंस को दिखा रहा है। यहाँ पर भी कुछ रेजिस्टेंस होगा। यहाँ पर प्राइमरी रेजिस्टेंस को R1 मान रहा है, सेकेंडरी रेजिस्टेंस को R2 मान रहा है। तो देखिए, तो अब इसमें KVL लगाइए। तो इसमें KVL लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? V1। देखिए, इसको मैं KVL लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग पोलैरिटी डिसाइड कीजिए। देखिए, तो मान लेते हैं किसी इंस्टेंट के लिए पोलैरिटी, AC में पोलैरिटी होता नहीं है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? किसी इंस्टेंट के लिए मान रहे हैं, किसी इंस्टेंट के लिए मान रहे हैं, किसी क्षण के लिए। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉप कराएगा प्लस माइनस, इसमें ड्रॉप कराएगा प्लस माइनस। और E1 का पोलैरिटी क्या होगा? E1 का पोलैरिटी क्या होगा? तो E1 इस वोल्टेज की वजह से आया है, इस वोल्टेज की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है, उसके कारण से E1 प्रोड्यूस हुआ है। तो लेंज लॉ से E1 अपोज करेगा V1 को। तो E1 का पोलैरिटी क्या होगा? E1 का पोलैरिटी प्लस माइनस हो जाएगा, यानी इस तरह से होगा। देखिए, तो ऊपर प्लस नीचे माइनस होगा। क्या बोल रहे हैं? जैसे देखिए, इसको दिखाते हैं यहाँ पे हम। इसे मान लीजिए DC मान लीजिए, थोड़ा सा सिंप्लिसिटी के लिए मान रहे हैं ये चीज। और यहाँ पे बाइंडिंग है, तो यहाँ पे हमको कुछ वोल्टेज दिखाना है, बाइंडिंग का कुछ वोल्टेज यानी EMF हमको दिखाना है। तो लेंज लॉ क्या करता है? देखिए, ये करंट इधर जा रहा है, तो इस करंट जाने के कारण इसमें फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, और फ्लक्स के कारण इसमें EMF इंड्यूस हो रहा है। ये बाइंडिंग को हम दिखा रहे हैं, ये बाइंडिंग को दिखा रहे हैं। तो लेंज लॉ से क्या बोलता है कि जो EMF इंड्यूस होगा वो अपने कारण को विरोध करेगा, जो कारण को अपोज करेगा, विरोध करेगा। तो किस कारण से ये प्रोड्यूस हो रहा है? करंट के यानी वोल्टेज से। इस वोल्टेज के कारण करंट इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस कारण से इसमें EMF इंड्यूस हो रहा है। तो जो EMF इंड्यूस हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा? उसका डायरेक्शन इस तरह से होगा या इस तरह से होगा? तो देखिए, अगर इस तरह से डायरेक्शन होगा, ये माइनस ये प्लस होगा, ये माइनस ये प्लस होगा, तो ये करंट को सपोर्ट कर देगा। यानी इस डायरेक्शन में, देखिए इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट को सपोर्ट कर देगा। तो ले जरा वो फ्लो नहीं किया। अब देखिए, इस डायरेक्शन में हम लोग मानेंगे, इसको इस डायरेक्शन में लेते हैं। तो देखिए, करंट इस डायरेक्शन में जा रहा, अगर पोलैरिटी इस तरह से होगा तो करंट को अपोज करेगा, करंट को अपोज करेगा ना। तो देखिए, इसका भी जो EMF का डायरेक्शन होगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होगा, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव होगा। तो देखिए यहाँ पर अब हम लोग लगाएंगे इसमें KVL। तो क्या लिख सकते हैं? V1 इक्वल टू, यहाँ से लगाइए, नीचे से चलिए, तो माइनस V1 प्लस I1 R1 प्लस E1 इक्वल टू 0। V1 को उस साइड ले जाते हैं, तो क्या लिख सकते हैं? V1 इक्वल टू I1 R1 प्लस E1। V1 इक्वल टू I1 R1 प्लस E1। क्या देखिए, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे थे कि V1 इक्वल टू E1 हो रहा था, यानी आइडियल ट्रांसफार्मर में V1 इक्वल टू E1 हो रहा था। यहाँ पे देखिए, तो प्रैक्टिकल ट्रांसफार्मर जब हम लोग लिए तो कुछ रेजिस्टेंस माने, तो उस रेजिस्टेंस के कारण क्या देखें? कुछ ड्रॉप हो रहा है, यानी V1 और E1 बराबर नहीं हो रहा है। इसी तरह से सेकेंडरी में देखें, तो सेकेंडरी में अगर लगाएंगे तो देखिए, थोड़ा सा इसको पोलैरिटी दिखाने में प्रॉब्लम होगा, तो थोड़ा सा इसको बड़ा कर देना है। यहाँ पर लोड होगा, तो ये प्लस माइनस होगा, ये प्लस माइनस होगा। तो ये R2 है, इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है I2, तो ये ड्रॉप भी इसमें कराएगा, तो ये भी प्लस माइनस होगा। देखिए, यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें, यहाँ पे अगर हम लगाएंगे KVL, तो क्या लिखेंगे? माइनस E2 प्लस I2 R2 प्लस इसके अक्रॉस वोल्टेज, यानी जो लोड लगा हुआ है उसका अक्रॉस वोल्टेज V2 है, प्लस V2। तो देखिए, तो
यहाँ से क्या लिख सकते हैं, E2 इक्वल टू I2R2 प्लस V2। यहाँ से हम लोग क्या देखें कि E2 और V2 बराबर नहीं है। E2 से कुछ ड्रॉप हो रहा है, यानी कुछ वोल्टेज ड्रॉप होकर के V2 मिल रहा है, यानी लोड के अक्रॉस जो वोल्टेज V2 मिल रहा है वो कुछ ड्रॉप होकर के मिल रहा है, यानी कुछ कम मिल रहा है। क्या बोल रहे हैं, ध्यान से समझिए। यहाँ से हम लोग क्या देखें, कुछ वोल्टेज ड्रॉप करा रहा है रेजिस्टेंस, यानी जो R2 है कुछ वोल्टेज ड्रॉप करा रहा है, यानी E2 और V2 बराबर नहीं है। आइडियल ट्रांसफार्मर क्या देखे थे, V2 और E2 बराबर था और V1 और E1 बराबर था। लेकिन जब हम लोग रेजिस्टेंस को कंसीडर किए तो उसमें क्या देख रहे हैं, V1 और E1 भी बराबर नहीं है और E2 और V2 भी बराबर नहीं है, यानी कुछ वोल्टेज ड्रॉप करा रहा है। तो अगर हम लोग सबसे पहले क्या देखें इसमें, सबसे पहले हम लोग देखें कि आइडियल ट्रांसफार्मर जब हम लोग मान रहे थे तो वहाँ पर हम लोग मान रहे थे कि बाइंडिंग का रेजिस्टेंस नहीं लेकर के चल रहे थे, यानी बाइंडिंग का रेजिस्टेंस हम लोग 0 लेकर के चले थे, एज्यूम करके चल रहे थे। लेकिन जब प्रैक्टिकली देखा जाता है तो बाइंडिंग का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, तो उस रेजिस्टेंस को हम लोग प्राइमरी बाइंडिंग के रेजिस्टेंस को R1 से और सेकेंडरी बाइंडिंग के रेजिस्टेंस को R2 से दिखा दिए। तो उसके बाद हम लोग देखें, एनालाइज किए, तो हम लोग ये देखें कि V1 और E1 जो हम लोग आइडियल के केस में ले रहे थे तो बराबर हो रहा था। क्यों, क्योंकि बीच में हम लोग रेजिस्टेंस एज्यूम कर नहीं रहे थे, कुछ एज्यूम कर नहीं रहे थे कि बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है नहीं, तो कोई ड्रॉप नहीं हो रहा था। अब जब हम लोग एज्यूम कर रहे हैं तो कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, तो V1 और E1 बराबर नहीं हो रहा है और V2 और E2 बराबर नहीं हो रहा है। इसका अब हम लोग सिंबॉलिक फिगर बनाते हैं, एक कंस्ट्रक्शनल फिगर है, इसमें हम लोग कोर को दिखा रहे हैं, इसका सिंबॉलिक फिगर बनाते हैं, यानी इसको पूरा करते हैं, इसको मिटा देते हैं। तो देखिए, अगर बनाना चाहें तो इसमें क्या दिखाएंगे, सबसे पहले क्या दिखाएंगे, ये V1 है सप्लाई वोल्टेज और ये लोड के क्रॉस मिलेगा वोल्टेज V2। तो ये ट्रांसफार्मर का क्या है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए, तो ये R1 जो रेजिस्टेंस है ये R2 है प्राइमरी और सेकेंडरी में। एक्चुअल में तो रेजिस्टेंस है नहीं, एक्चुअल में रेजिस्टेंस नहीं ना है। ये हम लोग ऑपरेशन को समझने के लिए इस तरह से किए हैं, दिखाए हैं, पूरा बाइंडिंग के रेजिस्टेंस को एक जगह दिखा दिए, शो कर दिए। तो अब हम लोग इजी कैलकुलेशन के लिए दोनों रेजिस्टेंस को, यानी दोनों साइड के रेजिस्टेंस को, बाइंडिंग के रेजिस्टेंस को किसी एक तरफ रेफर करते हैं या दिखाते हैं। लेकिन दिखाते समय एक चीज़ ध्यान में रखना है कि ट्रांसफार्मर का कोई भी ऑपरेशन या परफॉर्मेंस बदलना नहीं चाहिए। यानी इसको आप इस तरफ भी दिखा सकते हैं या इसको इस तरफ भी दिखा सकते हैं, यानी दोनों को एक साइड दिखा सकते हैं। ये इधर है ही है, इसको ही इस साइड लेके चलाइए, या तो फिर इसको इधर रहने दीजिए और इसको ही इधर लेके चल जाइए। लेकिन उस समय आपको ध्यान ये रखना है कि ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस सेम रहना चाहिए दोनों ही कंडीशन में। जैसे हम रिफर करते हैं, R2 को रिफर करते हैं, मान रहे हैं कि R2 को रिफर कर दिए, R2 को रिफर कर दिए, यहाँ पे दिखा रहे हैं R2 को रिफर कर दिए। तो रिफर करेंगे तो क्या बोल रहा है कि परफॉर्मेंस सेम रहना चाहिए। इसको इधर रिफर कीजिए चाहे इधर रहने दीजिए, दोनों ही कंडीशन में परफॉर्मेंस सेम होना चाहिए। परफॉर्मेंस सेम होने का मतलब कि इधर जितना कॉपर लॉस कर रहा था तो इधर भी आए तो उतना ही कॉपर लॉस करे। क्या बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस सेम रहना चाहिए, यानी इधर इस केस में जो कॉपर लॉस इस रेजिस्टेंस में हो रहा है तो इसको उठा करके आप इस तरफ दिखा रहे हैं या इस तरफ रिफर कर रहे हैं, तो इस कंडीशन में जो कॉपर लॉस होगा, इस कंडीशन में जो कॉपर लॉस होगा वो सेम होना चाहिए। यानी जो पहले वाले कंडीशन में कॉपर लॉस इसमें हो रहा था वही कॉपर लॉस इसमें भी होना चाहिए। तो देखिए, मान रहे हैं कि हम R2 को इधर लाएं तो R2 डैश बोल दे रहे हैं, यानी इस R2 रेजिस्टेंस को इधर लाएं तो उसका वैल्यू हम लोग मान लिए कि R2 डैश आया। देखिए ना, R2 डैश आया तो क्या बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस सेम होना चाहिए। परफॉर्मेंस सेम होने का मतलब क्या है, परफॉर्मेंस सेम होने का मतलब कि I2 उधर जो लॉस होगा उसको क्या बोलेंगे, I2 स्क्वायर R2, इस साइड लॉस हो रहा वो लॉस सेम होना चाहिए। कितना होना चाहिए, I1 स्क्वायर R2 डैश के बराबर होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस सेम रहना चाहिए, यानी इस कंडीशन में जो लॉस हो रहा है और इस कंडीशन में जो लॉस होगा वो दोनों का वैल्यू सेम होना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं
हमको R2 डैश का वैल्यू निकालना है, यानी जो रिफाइंड किए उसके बाद जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होगा उसका वैल्यू को निकालना है। तो अगर R2 डैश इक्वल टू लिखना चाहे, R2 डैश इक्वल टू लिखना चाहे तो क्या लिख देंगे, यहाँ I1 स्क्वायर R2 डैश ना होगा। देखिए तो R2 डैश लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो I2 स्क्वायर बाई I1 स्क्वायर R2। देखिए इसको वैल्यू निकालना था तो इसको हम लोग इधर लाएं तो क्या हो गया, I2 स्क्वायर बाई I1 स्क्वायर बाई इंटू R2। तो देखिए तो I1 बाई I2 क्या होता है, के यानी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो होता है। I1 बाई I2 इक्वल टू के यानी ट्रांसफॉर्मर रेशियो होता है, जिसको हम लोग N2 बाई N1 लिखते हैं। देखिए तो ये इसके अपोजिट है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 1 बाई के स्क्वायर इंटू R2। यानी जब R2 यानी सेकेंडरी बाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, अगर उसको प्राइमरी साइड रिफर कीजिएगा तो 1 बाई के स्क्वायर से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग क्या देखें कि R2 यानी सेकेंडरी बाइंडिंग को रेजिस्टेंस को अगर हमको प्राइमरी साइड रिफर करना है, यानी प्राइमरी साइड दिखाना है, तो उस कंडीशन में 1 बाई के स्क्वायर से गुना करना होगा। अब देखिए तो हम लोग लेकर के जा रहे हैं सेकेंड केस में, हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको यानी इस रेजिस्टेंस को R1 को इस तरफ लेकर के जा रहे हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग मान रहे हैं कि इधर ले जा रहे हैं तो इसका कुछ वैल्यू R1 डैश हो रहा है। तो इस कंडीशन में ही परफॉर्मेंस नहीं बदलना चाहिए, ट्रांसफार्मर का परफॉर्मेंस नहीं बदलना चाहिए, यानी इसमें जो कॉपर लॉस हो रहा है और उधर ले जाने के बाद जो कॉपर लॉस होगा वो सेम होना चाहिए। देखिए इधर लॉस कितना होगा, कॉपर लॉस I1 स्क्वायर R1 कॉपर लॉस होगा। इधर इस बाइंडिंग में लॉस कितना होगा, I1 स्क्वायर R1 होगा। अब जब उस साइड ले जाएंगे तो कितना लॉस हो जाएगा, I2 स्क्वायर R1 डैश। उधर ले गए तो रेजिस्टेंस को हम लोग R1 डैश बोल रहे हैं। तो देखिए तो R1 डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, R1 डैश का वैल्यू कितना आ जाएगा, I1 स्क्वायर बाई I2 स्क्वायर इंटू R1। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए ना यहाँ से अगर लिखें तो R1 डैश इक्वल टू के स्क्वायर R1 क्या लिख रहे हैं, R1 डैश इक्वल टू के स्क्वायर R1। देखिए हमको R1 डैश का वैल्यू निकालना है, यानी रेजिस्टेंस को जब सेकेंडरी साइड रिफर किए तो उस कंडीशन में वैल्यू क्या होगा। देखिए तो दोनों कंडीशन में कॉपर लॉस सेम होना चाहिए, दोनों तरफ लॉस सेम होना चाहिए। तो इस कंडीशन में निकाले तो इसका वैल्यू कितना आया, R1 डैश इक्वल टू के स्क्वायर R1। तो क्या देखें कि अगर प्राइमरी से अगर सेकेंडरी साइड ले जाना है तो आपको के स्क्वायर से गुना करना होगा, और सेकेंडरी से प्राइमरी साइड लाना होगा तो 1 बाई के स्क्वायर से गुना करना होगा, यानी के स्क्वायर से भाग करना होगा। अब इस चीज़ को याद कैसे रखें, तो देखिए तो R1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं R1 R2 दोनों लिखते हैं। R1 को रिफर किए, देखिए तो R1 को रिफर किए तो R1 डैश हुआ, तो R1 डैश का वैल्यू कितना होगा, के स्क्वायर R1। R2 को रिफर किए तो R2 डैश आया तो उसका वैल्यू कितना है, 1 बाई के स्क्वायर R2। अब इसको एक स्टेप और आगे लिखें तो के इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, N2 बाई N1 के होल स्क्वायर इंटू R1। अब R2 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 1 बाई के स्क्वायर है, यानी जस्ट उल्टा होगा, यहाँ क्या लिख दिए N2 लिख दिए, के इक्वल टू N2 बाई N1। अब यहाँ पे लिखना चाहें इसके लिए 1 बाई के स्क्वायर यानी उल्टा है, तो यहाँ N1 बाई N2 इसका स्क्वायर इंटू R2 होगा। अब देखिए तो टोटल बाइंडिंग रेजिस्टेंस को हम लोग एक तरफ रिफर करके देखते हैं। जैसे मान लेते हैं कि टोटल बाइंडिंग को हम लोग प्राइमरी साइड देख रहे हैं, यानी टोटल बाइंडिंग दोनों बाइंडिंग के रेजिस्टेंस को प्राइमरी साइड रिफर करके हम लोग अगर देखना चाहें तो टोटल रेजिस्टेंस लिखना चाहे प्राइमरी साइड तो उसको हम लोग लिख देते हैं R01। तो R01 लिखेंगे, यानी प्राइमरी साइड जब पूरा को दिखाएंगे तो R01 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो पहले से ही R1 प्राइमरी साइड है तो R1 लिख देंगे, प्लस R2 को प्राइमरी साइड लाएंगे
तो R2 को प्राइमरी साइड लाएंगे तो क्या इसको लिख देंगे, R2 को प्राइमरी साइड लाएंगे तो इसको लिख देंगे R2 डैश। तो अगर इसको लिखना चाहें तो R1 प्लस R2 डैश इक्वल टू क्या आया है, R2 डैश इक्वल टू 1/k² इंटू R2। इसी तरह से अगर हम टोटल रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड दिखाना चाहें, टोटल रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड दिखाना चाहें तो क्या लिखेंगे R02। तो R02 इक्वल टू क्या लिख देंगे, तो R2 तो पहले से ही सेकेंडरी साइड है, R2 पहले से ही सेकेंडरी साइड है। अब R1 को उधर उस साइड ले जाएंगे, सेकेंडरी साइड ले जाएंगे, तो R1 को उस साइड ले जाएंगे तो क्या लिख देंगे R1 डैश। अगर इसको लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे R2 प्लस R1 डैश इक्वल टू क्या है, R1 डैश इक्वल टू k² R1 यानी टोटल रेजिस्टेंस को हम प्राइमरी साइड भी या सेकेंडरी साइड भी दिखा सकते हैं। तो प्राइमरी साइड दिखाएंगे तो इतना आएगा, सेकेंडरी साइड दिखाएंगे तो इतना आएगा। क्या कि सिंपल प्राइमरी साइड दिखाना है तो R1 पहले से ही प्राइमरी साइड था और R2 यानी सेकेंडरी का जो रेजिस्टेंस था उसको प्राइमरी साइड लेके चलाएं, तो प्राइमरी साइड लेके चलाएं तो R2 डैश हो गया, R2 डैश का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख दिए। इसी तरह से टोटल को सेकेंडरी साइड दिखाना था तो क्या किया, R2 तो पहले से ही सेकेंडरी साइड था, R1 को यानी प्राइमरी बाइंडिंग रेजिस्टेंस को सेकेंडरी साइड रिफर कर दिए, तो R2 प्लस सेकेंडरी साइड जब रिफर किए इसको तो ये हो गया R1 डैश। तो R1 डैश का वैल्यू हम लोग यहाँ से लिख दिए, R1 डैश का वैल्यू यहाँ से लिख दिए, R1 डैश इक्वल टू k² R1। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आगे अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे।